बच्चों, आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का आप भाग 1 अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक सभी एक-एक अंक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। अब हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें 2-2 अंक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 से देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 6 में पहला प्रश्न है आपका, आईयूडी एक आदर्श गर्भ निरोधक क्यों है? कोई 2 कारण लिखिए। तो बच्चों, आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, अंतः गर्भाशय युक्ति। इसको हम IUCD भी कहते हैं बच्चों, इंट्रा यूटेराइन काउंटरसेप्टिव डिवाइस, यानी कि अंतः गर्भाशय निरोधन युक्ति। तो आदर्श IUD में आप कॉपर टी और लूप दोनों का अध्ययन करेंगे बच्चों। जो आदर्श IUD होता है उसकी विशेषताएं क्या हैं? यह यौन क्रियाओं में किसी तरह की बाधा नहीं डालता है बच्चों। दूसरा, यह सटीक तरह से कार्य करता है। और तीसरा, इसे एक बार गर्भाशय में लगा देने के बाद यह लंबे समय तक प्रभावी बना रहता है। इस प्रकार यहाँ पर 3 कारण लिखे हैं, आप कोई भी 2 कारण लिख दें और यह चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह चित्र मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है कि कॉपर टी को गर्भाशय में किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब इसके अथवा का प्रश्न देखें बच्चों। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी में क्या अंतर हो सकता है, इसको एक चित्र के माध्यम से समझें। तो आप जानते हैं ट्यूबेक्टोमी जो है महिलाओं में अपनाई जाने वाली विधि है बच्चों, जबकि वासेक्टोमी पुरुषों में अपनाई जाने वाली बंध्यकरण की विधि है। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, इसमें अंडवाहिनी के एक हिस्से को काटकर बांध दिया जाता है, जबकि वासेक्टोमी में वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी के एक छोटे हिस्से को काटकर बांध दिया जाता है। दोनों प्रक्रियाओं में बंध्यकरण होता है, एक को हम महिला बंध्यकरण कहेंगे और एक को हम पुरुष बंध्यकरण कहेंगे बच्चों। तो यह काफ़ी आसान है, इसमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7 का अध्ययन करें बच्चों। तो पूछा गया है, मानव में लिंग निर्धारण के लिए नर तथा मादा में से कौन उत्तरदायी होता है और क्यों? तो आप जानते हैं मानव में नर यानी पुरुष जो होता है बच्चों, वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो पिता होता है या जो पुरुष होता है वह विषम युग्मजी होता है और स्त्री कैसी होती है बच्चों? समयुग्मजी होती है। पुरुष विषम युग्मजी क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर लिंग गुणसूत्र XY होते हैं और स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होता है। जब पिता से शुक्राणु बनते हैं तो आधे शुक्राणुओं में X लिंग गुणसूत्र होता है और आधे शुक्राणुओं में Y लिंग गुणसूत्र होता है बच्चों। जबकि स्त्रियों में सभी अंडाणु एक जैसे बनते हैं, सभी में X लिंग गुणसूत्र ही होता है बच्चों। तो जब X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो दोनों स्थितियों में यहाँ पर क्या होगा? लड़की उत्पन्न होगी। किंतु जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो ऐसी स्थिति में मेल यानी लड़के का निर्माण होता है बच्चों। इस तरह से लड़के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पिता यानी पुरुष, न कि माता। ठीक है, इसमें भी आपको ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सहजता से समझाने के लिए मैंने यह चित्र बनाया है। इसको केवल आप जितना उत्तर लिखा है यहाँ पर वही उत्तर लिखेंगे। इसका अथवा प्रश्न देखिए बच्चों, टर्नर सिंड्रोम तथा डाउन सिंड्रोम में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में मैंने यहाँ पर 4 अंतर दिए हैं, इनमें से भी आप कोई 2 अंतर छांट सकते हैं बच्चों। आप जानते हैं टर्नर सिंड्रोम केवल लड़कियों को प्रभावित करता है, ये लड़कियों में होने वाली प्रॉब्लम है। वो डाउन सिंड्रोम लड़के में भी हो सकता है और लड़कियों में भी हो सकता है बच्चों। दूसरा अंतर देखें, यह लिंग गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है और डाउन सिंड्रोम कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों? इसमें 44 गुणसूत्र जो आपके हैं, कायिक गुणसूत्र जो हैं, वो तो व्यवस्थित रहेंगे, लेकिन लिंग गुणसूत्र में XX गुणसूत्र के स्थान पर X0 मतलब एक ही X लिंग गुणसूत्र होता है। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? इसमें गुणसूत्र की स्थिति 45 कायिक गुणसूत्र रहते हैं और या तो यह लड़की है तो XX होगा बच्चों और लड़का है तो XY होगा। जैसे लिखा है, यह लड़की में भी हो सकती है बीमारी और लड़के में भी हो सकती है। कायिक गुणसूत्र में जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें गड़बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर कायिक गुणसूत्र की संख्या 45 लिखी है। चौथा अंतर देखिए बच्चों, यह 23वें जोड़े गुणसूत्र में 2X के स्थान पर केवल एक X गुणसूत्र के कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या लिखेंगे? यह गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 2X गुणसूत्र के स्थान पर 3X गुणसूत्र के कारण होता है। इसको हम 21वां एकाधिक सूत्रता, 21वां त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी भी कहते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। तो इसमें पहला भाग क्या पूछा गया है? पहचान कर लिखिए कि जोड़े किस प्रकार के हैं, समजात हैं अथवा समवृत्ति। तो देखिए पहला भाग क्या है? ऑक्टोपस की आंख और स्तनधारियों की आंख, ये समजात अंग है या समवृत्ति अंग? तो देखिए, ऑक्टोपस की आंख और स्तनधारी की आंख जो है वह समवृत्ति अंग के उदाहरण हैं, एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं बच्चों। कारण क्या है? क्योंकि इनकी संरचना अलग अलग है,
दोनों की संरचनाएं अलग अलग हैं, किंतु कार्य दोनों एक ही करते हैं। क्या कार्य करते हैं? ये देखने का कार्य करते हैं बच्चों। इस तरह से यह अभिसारी विकास को दर्शाता है, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। प्रश्न 8 के बी भाग को देखें यदि, तो बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान में समजातता है अथवा समवर्तीता। तो बच्चों यहाँ पर देखें, एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। आपको चित्र नहीं बनाना है, फिर बता रहा हूँ, आपको विजुअलाइज करने के लिए यह चित्र दिया है मैंने। यह बोगनविलिया का चित्र है बच्चों। इसमें कांटे पाए जाते हैं, और ये कुकुरबिटा यानी कि आपको पंपकिन जो है, ठीक है, इसमें प्रतान या टेंड्रिल पाए जाते हैं। तो इसमें थॉर्न और ये टेंड्रिल, इसमें समजातता है या समवर्तीता, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह बच्चों समजात अंग के उदाहरण है, होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों की उत्पत्ति अक्षीय कलिकाओं से होती है, मतलब उत्पत्ति समान है लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। क्यों? देखिए, बोगनविलिया के जो कांटे हैं वो रक्षा का कार्य करते हैं, जबकि कुकुरबिटा में जो प्रतान है बच्चों, ये इसको सहारा देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार यह अपसारी विकास को दर्शाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा शलभों का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक वर्ण को लिखिए। तो आप जानते हैं यूनिट 2 के विकास वाले भाग का प्रश्न है बच्चों। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक चित्र दिया हुआ है बच्चों। यह इंग्लैंड में पाया जाने वाला मॉथ यानी कि शलभ है, बिस्टन बेटुलेरिया। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती थीं, एक सफ़ेद रंग की और एक गहरे रंग की बच्चों। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तब सफ़ेद शलभ ज़्यादा होते थे और गहरे रंग के शलभ कम होते थे। क्यों? क्योंकि तब पेड़ों की जो छाल है वह सफ़ेद थी, और पक्षी जब इनका शिकार करने के लिए आते थे तो सफ़ेद जो शलभ है वो इस पेड़ पर बैठे होने के कारण छिप जाते थे और गहरे शलभ क्लियर दिख जाते थे। ठीक है, तो गहरे शलभों का शिकार पहले ज़्यादा हुआ, किंतु जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद में उद्योगों से निकला हुआ धुआं पेड़ों की छालों पर जाकर जम गया, जिससे पेड़ों की जो छाल है वो गहरे रंग की हो गई बच्चों, काली हो गई बच्चों। अब पक्षी जब इनका शिकार करने के लिए आते थे, तब पुनः ये जो कीट है पक्षियों से बचने के लिए पेड़ों पर जाकर बैठ जाते थे, किंतु अब छाल का रंग भी गहरा है और कीट का रंग भी गहरा है, तो ये इसमें छिप जाता था और सफ़ेद जो स्लब है वो बहुत ही क्लियर दिखता था। तो इस प्रकार इसका शिकार ज़्यादा होने लग गया। इसका शिकार अधिक होने के कारण इस संख्या में घटने लग गए और ये बढ़ने लग गए। तो इस प्रकार प्रकृति ने गहरे रंग के स्लब को चुन लिया और हल्के रंग के स्लब को छोड़ दिया। तो इस प्रकार आप इस उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं, प्रकृति केवल उन्हीं लक्षणों का चयन करती है जो जीव जीवित रहने में मदद करते हैं। इसे ही हम डार्विन का प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे बच्चों। पनीर की किन्हीं 2 किस्म के नाम तथा इसके निर्माण में प्रयुक्त 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? एक स्विस पनीर के बारे में लिख सकते हैं और एक रॉकफोर्ट पनीर के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। स्विस पनीर का निर्माण किसके द्वारा होता है? आप जानते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमेनाई जो बैक्टीरिया होता है उसका उपयोग स्विस पनीर को बनाने में होता है, और यह श्वसन के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में CO2 मुक्त करता है बच्चों। तो इससे जो स्विस पनीर बनता है वो काफ़ी ज़्यादा छिद्रयुक्त और स्पंजी होता है, जबकि रॉकफोर्ट पनीर जो है इसे एक विशेष कवक पेनिसिलियम रॉकफोर्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका अथवा प्रश्न देखेंगे बच्चों। दही की एक थोड़ी सी मात्रा ताज़ा दूध को दही बनाने में कैसे मदद करती है? दही कैसे बनता है पूछ रहे हैं ना, और दही की पोषण संबंधी गुणवत्ता को लिखिए। यह भी एक एक अंक के 2 प्रश्न हैं इसके अंदर। तो पहला भाग देखें, दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिलाने से या छाछ मिलाने से, आप जानते हैं दही या छाछ में पहले से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है बच्चों, जो दूध के लैक्टो शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, और यह लैक्टिक एसिड दूध के प्रोटीन केसिन को जमा देता है, जिससे उससे दही का निर्माण होता है। अब पोषण मान की बात करें तो ध्यान रखना, दही जो है वो दूध से ज़्यादा पौष्टिक होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स होता है और उसमें विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। यह पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10। बीटी टॉक्सिन उस जीवाणु को तो नहीं मारता जिससे वह बनता है, पर इसे ग्रहण करने वाले कीट को मार देता है, कारण लिखिए। तो आप जानते हैं बीटी टॉक्सिन यह बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, किंतु यह उस बैक्टीरिया को नहीं मारता। कारण क्या है? क्योंकि बीटी टॉक्सिन जो बनता है वह उसमें निष्क्रिय रूप में बनता है बच्चों, किंतु जैसे कोई कीट उसको खाता है तो कीट की आंत के क्षारीय पीएच प्रभाव के कारण वह सक्रिय हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है, और
उसी जहरीलेपन के कारण जब वो मध्य आंत से बंध जाता है तो उसकी उपकला उत्तक की कोशिकाओं को वह नष्ट कर देता है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है बच्चों। ठीक है, इसका अथवा वाला प्रश्न देखें। जीन चिकित्सा किसे कहते हैं? उस पहले चिकित्सा प्रकरण का नाम लिखिए जिसमें इसका उपयोग किया गया था। तो इसमें बच्चों दो भाग हैं। पहला भाग परिभाषा पूछ रहा है, दूसरा भाग उदाहरण पूछ रहा है। तो जीन चिकित्सा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी आनुवंशिक रोग के इलाज के लिए इसमें दोषपूर्ण जीन को हटाकर उसके स्थान पर एक स्वस्थ जीन को, क्रियाशील जीन को रोगी की कोशिकाओं या उसकी भ्रूण की कोशिकाओं में प्रवेश करवा दिया जाता है, जिससे वह जीन अपना कार्य कर सकता है और बीमारी ठीक हो सकती है बच्चों। इसका सबसे पहला सफल चिकित्सकीय मामला सन 1990 में आपने पढ़ा होगा। एडिनोसिन डी एमिनेज यानी कि एडीए से पीड़ित एक 4 साल की बच्ची के इलाज के लिए किया गया था। इसमें क्या किया गया था बच्चों? इसमें उसकी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में सही एडीए जीन को डालकर उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक किया गया था। तो इस प्रकार आप इसका सही उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए बच्चों। कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है। इस विचित्र व्यवहार का कारण एवं पारस्परिक क्रिया का नाम लिखिए। तो बच्चों इसमें भी दो भाग हैं। पहला भाग पारस्परिक क्रिया का नाम पूछा गया है, तो पारस्परिक क्रिया का नाम आ जाएगा अंड परजीविता। बच्चों यह प्रश्न जीवों में अन्योन्य क्रियाओं के उदाहरण से लिया गया है। तो यह ऋणात्मक प्रकार की अन्योन्य क्रिया का एक उदाहरण है अंड परजीविता, घोंसला परजीविता भी इसको हम कहते हैं बच्चों। इस व्यवहार का क्या कारण है बच्चों? तो कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में इसलिए देती है क्योंकि विकास के क्रम में कोयल के अंडों का आकार और रंग कोए के अंडों के बिल्कुल समान होता है। इससे कौवा कभी भी अपने और पराये अंडों में भेद ही नहीं कर पाता और इससे वह अपना ही समझकर पालता रहता है, सेता है। ठीक है, इसीलिए कोयल को कभी घोंसला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है बच्चों। अब इसके अथवा वाला प्रश्न देखें तो समष्टि घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले दो प्रकरणों को लिखिए। तो समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कई कारक है बच्चों, जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन आदि। तो देखिए, जब जन्म दर बढ़ती है तो समष्टि घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व बढ़ता है और जब मृत्यु दर बढ़ता है तब जनसंख्या घनत्व घटता है बच्चों। इसी प्रकार आप्रवासन यानी इमिग्रेशन होता है तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा और जब उत्प्रवासन होगा तब जनसंख्या घनत्व घट जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे बच्चों। स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में कोई दो अंतर। यह यूनिट 5 के प्रश्न है बच्चों। स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सिटू कंजर्वेशन, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में रखकर सुरक्षा दी जाती है, बचाया जाता है, तो इसको स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू संरक्षण कहते हैं। जबकि किसी जीव को जब उसके प्राकृतिक आवास में रखकर उसको सुरक्षा नहीं दी जा सकती, उसको कहीं और बाहर नियंत्रित वातावरण में ले जाकर उसको सुरक्षा दी जाती है, तो इसको हम बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं बच्चों? इससे पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक विकास प्रक्रियाएं भी सुरक्षित रहती, क्योंकि उसमें हमने बदलाव ही नहीं किया। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होगा? यह प्राकृतिक विकास को रोकता है क्योंकि इसको हम इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, इसका उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है। और इधर बाह्य स्थानीय में क्या लिखेंगे? इसका उदाहरण चिड़ियाघर है, वानस्पतिक उद्यान है या जीन बैंक है। इस प्रकार आप कोई भी दो अंतर लिख सकते हैं बच्चों। इसके अथवा वाला प्रश्न देखिए बच्चों। दिए गए चित्र में जिसमें मुख्य कशेरुकी वर्गक की आनुपातिक संख्याएं दर्शाई गई है, ए और बी क्या है? पहचान कर लिखिए। तो यह एक चित्र एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया गया था। कशेरुकी वाले भाग को दर्शाया गया है। तो इसमें विभिन्न कशेरुकी प्राणी में मत्स्य, पक्षी और सरीसृप को तो दिया है, किंतु ये वाला भाग पूछा है कि ये ए क्या है और ये वाला भाग पूछा है कि ये बी क्या है। तो बच्चों आप जानते हैं, आपने इस चित्र को ढंग से देखा है। तो देखिए, ए वाला जो भाग है बच्चों, ये स्तनधारी को दर्शाता है और बी वाला जो भाग है ये उभयचर को दर्शाता है। ठीक है। ऐसे कई और प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। आप एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की पुस्तक है उसके सभी चित्रों को बहुत अच्छे से देखें, उनके नामांकन को जरूर देखें, क्योंकि इस बार चित्र से भी प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये 3 चित्र पास पास दिए थे। कशेरुकी वाला दिया हुआ है, इसमें सभी का नामांकन देख लीजिए। कशेरुकी वाला दिया है और पादप वाला भी दिया है बच्चों। अभी प्रैक्टिस में कशेरुकी वाला पूछ लिया तो हो सकता है परीक्षा में इन दोनों में से कोई पूछ ले या यही रिपीट हो जाए, तो थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा।